नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काव्य में हम प्रथम इकाई के लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता है कैकई अनुताप। थोड़ा सा मैं इस कविता के बारे में आपको बताता हूं। एक तरह से ये साकेत जो उनका महाकाव्य है उनके अष्टम सर्ग से लिया गया अंश है। यानी ये साकेत महाकाव्य का एक अंश है जो अष्टम सर्ग में उन्होंने एक चित्रकूट सभा में कैकई और राम और भरत और सबके बीच का जो संवाद चित्रित किया है वो बहुत मार्मिक ढंग से एक नए दृष्टिकोण के साथ गुप्त जी ने सामने रखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो गुप्त जी की थी वो ये थी कि उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों को एक नए मनोवैज्ञानिक सत्य के साथ हमारे सामने रखा। अपराधी जिसे अपराधी कह दिया जाता है या जो अपराधी हो जाता है, एक तरह से उसकी मनोदशा अपराधी जैसी हो जाती है। ऐसे में अगर वो अपराधी अपना प्रायश्चित करे, अनुताप करे, पछताए, तो आप समझिए वो सबसे बड़ा है। बड़ा इस दृष्टि से है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, उसने अपनी कमजोरी को पहचाना है, उसने एक नई दृष्टि पाई है। और इसी दृष्टि से जो कैकई अनुताप है, कैकई किस प्रकार से, जो हम सबको पता है कि राम जी को जो वनवास दिलाने का जो प्रक्रिया थी और किस प्रकार से कैकई ने अपने दो जो वरदान जो उन्हें मिले हुए थे राजा दशरथ के द्वारा, उन दोनों का प्रयोग जो उन्होंने किया था, एक में भरत को राजा और दूसरे में राम जी को वनवास। ऐसी स्थिति में आप देखिए, अब वही कैकई, और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इस बात का चित्रण किया है। तुलसीदास जी ने कहा कि ये विधि का विधान था, ये पूरी प्रक्रिया जो रची गई थी वो विधि का विधान था। और किस प्रकार कैकई जो राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली थी, मां से अधिक प्रेम कैकई का था, और वही कैकई जो कदम कदम पर राम जी को अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व देती जा रही थी, वही कैकई किस प्रकार से राम जी के वनवास की मांग करती है। तुलसीदास जी ने बहुत इसके एक मनोवैज्ञानिक सत्य रखा। ये तो विधि का विधान था और सरस्वती मंथरा के मुंह में बैठ गई, उसकी वाणी में बैठ गई, और इसीलिए वो कैकई उससे प्रभावित होगी। अन्यथा मंथरा की इतनी कहां हिम्मत और इतनी कहां बात थी कि वो कैकई को प्रभावित कर ले। लेकिन वो आगे का जो खेल होना था वो हुआ। इसी बात को गुप्त जी ने बहुत मार्मिक ढंग से रखा है, और मार्मिकता उसकी यह है कि हम किसी पात्र को उपेक्षित करके छोड़ देते हैं, उसकी परिस्थितियां, उसकी मनोदशा तो देखिए। और उसी मनोदशा के माध्यम से उन्होंने एक जो अष्टम सर्ग जो साकेत का उसमें रखा कि कैकई किस प्रकार से पछता रही है, खुद वो अपने ही पछतावे के ताप में जली जा रही है, और वो इतनी सात्विक होकर सामने आ रही है। और ये संवाद जो है वो बहुत मार्मिक संवाद उन्होंने रखा है। जब साकेत पढ़े, मैं थोड़ा सा बता दूं, साकेत का अर्थ अयोध्या होता है। जब हम, और इसका जो नवम सर्ग है वो बहुत प्रसिद्ध है, पता होना चाहिए। नवम सर्ग में उन्होंने उर्मिला के जीवन को चित्रित किया है। दोनों में देखिए परिस्थितियां बहुत अलग है। उर्मिला ने भी बहुत बड़ा त्याग किया था, लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे साहित्य है, उसमें उतना महत्व उनको नहीं मिल पाया। क्योंकि देखिए, राम जी का वनवास और सीता माता का उनके साथ वनगमन बहुत साहित्यकारों ने उनके ऊपर लिखा और बहुत प्रसिद्धि मिली और बहुत अच्छी बात थी और सबने सहज स्वीकारा। लेकिन वो अपने पति के, सीता माता अपने पति देव के साथ जा रही, उसका तो सब कुछ उनके पति थे, उनके साथ जा रही थी। जो दुख में है, चाहे विपदा में है, कैसी भी स्थिति, उनका पति उनके साथ है। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने पति को छोड़ करके उस राज दरबार में रह रही है। और ये भी बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य, जिसमें कोई नहीं रह रहा है, एक तरीके से
कौन है? राजा दशरथ। और भरत की मनोदशा सबको पता है। ऐसे में उन्होंने इस स्थिति में, उनको ऐसा तो पता तो था ही सबको कि क्या होने वाला है, फिर भी उर्मिला ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे साथ जाना है। तो अब वो उसका बड़ा त्याग था, वहीं वो रह गया, उसको महत्व नहीं मिल पाया। साहित्यकारों की, कवियों की उस तरफ नजर नहीं गई, सब कुछ उसी एक वनवास वाली दिशा की ओर चलते रहे और उसमें ही नए नए मोती खोज के लाते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मोती था, बहुत बड़ा जो डायमंड था, कोहिनूर था, वो उर्मिला के रूप में वहीं छुपा रह गया। और उसको जो पकड़ने का जो काम किया था, वो साकेत के नवम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त ने किया। उस पर आगे कभी चर्चा करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं जो कैकेयी अनुताप है। तो कैकेयी को किस प्रकार से उन्होंने उपेक्षिता से एक सम्मान के सामने लाकर काम किया, ये कवि की एक सुंदर कल्पना, कवि की सृजनात्मकता, कवि का नया दृष्टिकोण और किस प्रकार उसका मनोवैज्ञानिक सत्य उन्होंने सामने रखा है, ये कैकेयी अनुताप है। इस कड़ी में हम जब देखेंगे कैकेयी अनुताप में, तो अब ये हमने समझ लिया है। अब हम जब आगे चर्चा करेंगे, अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि जो मैथिली शरण गुप्त ने जो कविता जो रची है, जो साकेत का जो अंश हमने इस पाठ्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या बातें हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।